प्यारे बच्चों, मैं आज पुनः मानवेंद्र विक्रम सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के प्रांगण में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 समाज विज्ञान के उप विषय नागरिक शास्त्र में पाठ 1 हमारा संविधान, इसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण हुआ कि हमको संविधान बनाना पड़ा। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको एक सरकार बनानी पड़ी। लेकिन इसके पहले जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमको पता होगा कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ नए नए कानून लगाते थे, कभी कर के रूप में, कभी कोई कानून लगा दिए, हम जेल में हो गए। कुछ ऐसी आपदाएं विपदाएं हमेशा हमारे ऊपर आती रहती थी। अब उनका क्या कानून था, वो कानून कैसे बनाते थे, हम लोग उसी समय से कुछ ना कुछ इसके विषय में जान लिए थे। हमको यह समझ में आया कि सरकार या कोई हमारे ऊपर शासन तभी कर सकता है जब कोई एक नियम और कानून होगा। संविधान का तात्पर्य होता है संविधान, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है नियम, कानून, नीतियाँ, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब बराबर नियम, बराबर कानून, अर्थात संविधान का निर्माण इसलिए किया गया ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके, उनके ऊपर समान कानून लागू हो सके, कोई उसके नज़र में छोटा या बड़ा नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। संविधान का यही तात्पर्य हुआ। अच्छा, संविधान बनाना तो बहुत सरल था नहीं कि एक लोग खड़े हो गए बना दिए संविधान, ऐसा तो हो नहीं सकता था। संविधान बनाने में काफ़ी लोग लगते भाई। परिवार में आप लोग देखते होंगे अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो परिवार में लगभग सबकी सहमति लेनी होती है, सबका एडवाइस लेते हैं लोग कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। इससे क्या होता है, परिवार की सामंजस्यता जो है वो बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार संविधान बनाने में कई लोगों का हाथ रहा। संविधान पहले तो एक संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा का गठन हुआ। सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 लोग सम्मिलित थे। इस संविधान सभा में 389 लोग अन्य कई राज्यों के लोग थे, वो एक राज्य के नहीं थे, कई राज्यों के लोग थे। 389 लोग जिसमें सम्मिलित थे। अब सन 389 सदस्यों की उपस्थिति रही। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत ने संविधान को अपनाया। पहले उसको अपनाया 1949 को, 26 नवंबर अपना लिया स्वतंत्र भारत में। वह आया, संविधान की रूपरेखा तैयार हुई, वह देखने लायक देखा गया कि कैसे क्या इसका प्रारूप है। 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे, कभी कभी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष, भाई अध्यक्ष तो लोग याद रखते हैं, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। संविधान सभा में कई समितियां बनाई गई, जिसमें झंडा समिति थी, प्रारूप समिति था और इत्यादि अनेक प्रकार की समितियां थीं। तो इसमें सबसे मुख्य जो था वो प्रारूप समिति था। जैसे झंडा समिति भी थी, संघ समिति भी था, और प्रारूप समिति जो था ये सबसे मुख्य था, जिसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति क्या था? संविधान सभा का एक प्रारूप, संविधान कैसे बनेगा, इसका प्रारूप क्या होगा, यह संविधान सभा इसका प्रारूप क्या होगा, इस प्रकार। हाँ चलिए।
संविधान सभा 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। इसके बाद संविधान सभा में कई लोग शामिल थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित विजय लक्ष्मी जी थी, भीमराव अंबेडकर जी थे, अन्य कई लोग इसमें शामिल थे। संविधान में पहले हमारे संविधान में जो निर्माण किया गया, पहली चीज़ तो संविधान अपना जो था लिखित था। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, शुरू में जब बना तो 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में ये 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और संशोधन होते होते जो शुरू में जब ये हमारा संविधान बना था, मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं अपने संविधान में। इसके बाद है आपका संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में है कि क्योंकि जब संविधान बन गया तो संविधान को एक ऐसा रूप चाहिए था जिससे लगे कि हमारे संविधान में क्या है। तो यह जो संविधान की प्रस्तावना बनाया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उद्देश्य प्रस्ताव था। जिस उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने एक प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपने संविधान के बारे में उसमें क्या लिखा गया है, संविधान में क्या है, इसके विषय में उन्होंने लिखा था। तो संविधान की प्रस्तावना में है जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्वशाली संपन्न लोकतंत्रात्मक में यही है कि जैसे प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ मतलब होता है कि भारत के जो भारत की सरकार होगी वह आंतरिक मामले या बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना में यही है कि अब जैसे समाजवाद शब्द है, संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है समाजवाद। तो समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है? समाजवाद, हमारा लक्ष्य जो है एक समाजवादी राज्य की संकल्पना है, एक समाजवादी राज्य, ताकि समाज में सब लोग समान रूप से हों, सब लोग घुले मिले हों, ऐसा एक समाज चाहिए जो कि एक समाजवादी, यही है समाजवाद, यही है समाजवाद। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है राज्य किसी भी धर्म को अबाध रूप से, माने यह जरूरी नहीं है कि वह यह धर्म हमको मानना है, हम लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप यही धर्म मानिए, कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो हमको यही धर्म नहीं, हम स्वतंत्र हैं कि हम कोई धर्म मान सकते हैं। यही है पंथ निरपेक्ष राज्य, जो कि प्रभुत्व संपन्न राज्य हो गया, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष राज्य हो गया। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य क्यों है? लोकतंत्रात्मक है। अच्छा, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र है, अगर जहाँ संविधान है वहाँ लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र है तभी संविधान है। और लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, यही लोकतंत्र है। तो जब लोगों का एक दूसरे पर जब लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो कोई नया नियम, कोई अच्छा नियम, कोई बुरा नियम, कोई नियम हो, कोई कानून हो, जो बनाया जाएगा वो लोगों के बीच से ही बनाया जाएगा, लोगों की बातों को सुनकर बनाया जाएगा, एक सहमति के अनुसार बनाया जाएगा। जैसे हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि, अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं ना, तो वो जाते हैं संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ वो कानून बनाते हैं तो हमारे बीच से ही। जब वो जाएंगे तो वो कानून बनाएंगे तो हमारे द्वारा ही बनेगा। तो यही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ राष्ट्रपति, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, जहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर, जहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, वही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब गणराज्य क्यों हुआ? क्योंकि यह लोकतंत्र है और जनता के द्वारा लोग चुने जा रहे हैं। अब यही राजतंत्र होता तो भाई तानाशाही होती, जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, ठीक, क्योंकि उसमें वंशानुगत होते हैं, भाई राजा हुआ तो राजा का लड़का होगा, उसका पोता होगा, यही सब होता है ना। लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जो यहाँ का मुखिया होगा
क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो भारतवर्ष का प्रथम नागरिक होता है या मुखिया होता है, ठीक। तो वह वंशानुगत ना होकर चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक। इसके बाद है आप लोगों का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भाई संविधान में कुछ हमको अधिकार दिए गए, और अधिकार इसलिए दिए गए क्योंकि लोग हमारी भावनाओं को समझ सकें, ठीक। क्योंकि अगर हमारे पास अधिकार ना होते तो हम अपनी बातों को कहीं कह नहीं सकते थे, हमारा कोई सुनता नहीं, सब अपनी मनमानी का कार्य करते, ठीक। तो यही है मौलिक अधिकार, ताकि हमको जन्म से ही जन्मजात मौलिक अधिकार जो होते हैं जन्मजात होते हैं। आपने जन्म लिया, आपको मौलिक अधिकार मिल गए, इसमें किसी को देना नहीं है, ये संविधान में है आपके। जब आपका जन्म हुआ तो उसी समय आपको आपका मौलिक अधिकार मिल गया, जिसकी संख्या 6 है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब होता है हम लोग सब समान हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव, किसी के प्रति कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, सब एक दूसरे के लिए समान हैं, और हमको आपस में मिलकर रहना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही समानता है, ठीक। तो ये हो गया समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कि आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, आप लोग निश्चिंत एकदम स्वतंत्र हैं, किसी का आपके ऊपर कोई भी प्रतिरोध नहीं हो सकता है। आप जैसे इसका सबसे मुख्य उदाहरण है, आप पूरे भारतवर्ष में या कहीं भी घूम सकते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर अपवाद था, तो वहाँ निवास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब से धारा 370 ख़त्म हो गया है, अब वहाँ हम लोग भी धीरे धीरे ज़मीन ले सकते हैं, ठीक। भ्रमण तो आप कहीं कर सकते हैं, कहीं भी निवास बना सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले जो था ये अपवाद में था कि वहाँ हम घूम तो सकते थे, लेकिन अपना निवास जन्म स्थान नहीं बना सकते थे, ज़मीन नहीं ले सकते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद यह ख़त्म हो गया, हम वहाँ भी रह सकते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका जो है स्वतंत्रता में कि प्रेस की अभिव्यक्ति, यदि आज प्रेस ना होता तो हमको कुछ ऐसी बातें जो सरकार की सामने हमारे आती हैं वो हम तक कभी ना पहुंचती। इसलिए आप कहीं भी कोई संघ बना सकते हैं, अर्थात अगर आपको कोई पार्टी गठित करनी हो तो आप स्वयं से पार्टी बना सकते हैं, कहीं भी अपना घूम सकते हैं, कहीं निवास कर सकते हैं। तो ये है स्वतंत्रता, ठीक। आगे है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का तात्पर्य हुआ कि हम माने कोई जैसे एक बालक हुआ कहीं मजदूरी कर रहा है, ठीक, तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता। अर्थात जो नाबालिग होते हैं वो कहीं मजदूरी नहीं कर सकते हैं, उनका कोई शोषण नहीं कर सकता है, या कोई भी इंसान, हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए न्यायालय है, ठीक। उसके बाद है आपका धर्म की स्वतंत्रता। हम कोई भी धर्म मानने के लिए तैयार हैं, कोई भी मनुष्य कोई भी धर्म अपना सकता है, और सभी धर्मों की महानता बराबर की है। इसमें ये नहीं है कि हमको बस यही धर्म अपनाना है, नहीं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और सभी धर्मों के प्रति अपना आदर भाव रख सकते हैं। हमको यह दबाव नहीं डाला जाएगा कि हम इस धर्म के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं है। इसके बाद है आपकी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। शिक्षा के अधिकार में है कि पहली चीज़ तो जो निःशुल्क शिक्षा प्रणाली आई, इसमें ये जोड़ा गया कि संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में कि निःशुल्क शिक्षा प्रणाली रहेगी, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। यही है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। सबसे मूल अधिकार जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप कह सकते हैं ये इन जितने अधिकार हैं सबका बाप है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कथन कहा था, ये आप लोगों को अभी बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ
कथन कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस संवैधानिक 6वें अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इन सब अधिकारों को अगर मानने में आप पर कोई दबाव डाला जा रहा है या आप पर कोई प्रेशर दिया जाता है, माने कि किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके तहत आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। न्यायालय में आप अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सन्निहित है। अगला पॉइंट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब यह है कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या संविधान के द्वारा राज्य को कुछ ऐसे निर्देशक नीति बनाने के लिए दिया गया, नीतियां बनाने के लिए दी गई, जिससे कि वह राज्य के ऊपर, राज्य स्वयं से अपने जनता के ऊपर वह लागू कर सके। यह कोई दबाव इस पर कोई नहीं डाल सकता, न न्यायालय न आप। अगर संविधान बोल दिया है भाई, वह कह दिया है कि आप अपने नागरिकों के लिए कुछ नीतियां बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो कि नागरिकों के या जनता के हित में हो, ऐसी नीतियां बना सकते हैं। तो राज्य द्वारा यह बना दिया जाता है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि हम लोग इसके लिए कोर्ट चले जाएं या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं। ठीक, तो अगर राज्य लागू कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं लागू किया तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसके बाद है, अब उसमें क्या क्या है, इसमें इसकी संख्या 10 है। नीति निर्देशक तत्व की संख्या 10 है, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव ना हो, ठीक, सबके लिए समान वेतन हो, कोई इतना अधिक धनवान ना हो जाए कि बाकी लोग निर्धन हो जाएं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए। इसके बाद है कि ग्राम पंचायतों की सरकार स्थापना करे, ग्राम पंचायतों की स्थापना करे, जिससे जनता, ग्राम की जनता, गांव की जनता का विकास हो सके। ठीक, उसके बाद है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ताकि जब राज्य सरकार द्वारा ये नीतियाँ लाई जाएंगी तो सभी नागरिकों के हित में लाई जाएंगी कि हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। तो यही है नीति निर्देशक तत्व। अगला पॉइंट है आपका मौलिक कर्तव्य, जिसकी संख्या 11 है। संविधान संशोधन 1976-51 का में इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का में संविधान जब का संशोधन 1976 में संशोधन किया गया तो पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसको 51 का में जोड़ा गया कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। भाई, लोगों का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। उसी प्रकार राज्य के लिए भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, जैसे कि हम अपने माने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, उसके आदर्शों का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसको अक्षुण्ण रखें। ठीक, इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का मतलब ये नहीं हुआ कि हम पेड़ काटते चले। ठीक, उसको पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, वनों की अधिक से अधिक उपयोगिता हो हमारे जीवन में, झीलों की सुरक्षा हो ताकि तालाब अधिक से अधिक बनवाए जाएं गांव में, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार, और सबसे मुख्य जो है मौलिक कर्तव्य में माता पिता द्वारा, इसको जोड़ा गया, उसमें 11वां यही है कि लास्ट में इसको जोड़ा गया है कि माता पिता या कोई संरक्षक होगा परिवार का, जो कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और विद्यालय भेजेगा। ये उस पर दबाव डाला गया कि आपको ऐसा करना ही है। ठीक, वह माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए विद्यालय भेजा जाए, उसको प्रेरित किया जाए। यह गार्जियन, अभिभावक या माता पिता, संरक्षक जो होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो आप लोगों ने संविधान के विषय में जाना कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। अब आप लोग इससे जो प्रश्न बनेगा आप लोग व्हाट्सएप या उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही।